चलिए देखते हैं भाई अगला। हेडिंग देंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक। ठीक, तो अनुच्छेद नंबर 19, इसमें लिखा है वाक स्वातंत्र्य का अधिकार। वाक स्वातंत्र्य का अधिकार। ठीक, 19(1) का क ख ग घ अंग च छ। मेरे साथ साथ लिखिए, मैं समझाऊंगा इसको। सब में 1 लगा दो, सब में 19 लगा दो। 19(1) क ख ग घ अंग च छ। ठीक, 19(1) क में लिखा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, 19(1) ख, इसमें लिखा है सम्मेलन, हथियार रहित, हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। ठीक, ग में लिखा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। घ में लिखा है संचरण का अधिकार। संचरण मतलब क्या होता है? घूमना। संचरण का अधिकार। ठीक, अंग, निवास करने व बसने का अधिकार। निवास करने व बसने का अधिकार। ठीक, च में लिखा है संपत्ति का अधिकार। ठीक, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया? हटा दिया गया, अप्रभावी कर दिया गया। 19(1) में लिखा है व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता या अधिकार। व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता या फिर अधिकार। नोट कीजिए, फिर समझाता हूं। अप्रभावी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अप्रभावी।
हो गया नोट सबका? ठीक है, चलिए समझिए क्या लिखा है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब होता है बोलना, अभिव्यक्त करना अपने विचारों को। ठीक, तो ये आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, आप बोल सकते हैं, बोलने के साथ साथ चुप रहना भी आपका मौलिक अधिकार है। जैसे माधव ने लड़ाई लड़ी उसके साथ, तो सामने वाला या माधव मुंह फुला सकता है, चुप रह सकता है। चुप रहकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना भी क्या है, आपका मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद नंबर 19 क के तहत। समझ में आ रहा है? ठीक, ऐसा नहीं कि माधव अब जेल चल देगा कि वो मेरी मुंह फुलाती है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, नहीं कर सकता, न्यायालय भी नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? ये उसका क्या है, मौलिक अधिकार। ठीक, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, आपके मन में जो भी चल रहा है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपके मन में कोई डाउट चल रहा है कि ये वाला पॉइंट हमें नहीं समझ में आ रहा सर, तो तुरंत पूछ लो, ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार। ठीक है, सम्मेलन का अधिकार, आप सम्मेलन कर सकते हो लेकिन हथियार रहे। ठीक है, अगला संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप संघ बना सकते हो, कोई कंपनी खोल सकते हो, कोई संगठन बना सकते हो, मजदूर संघ, विद्यार्थी संघ, ठीक है, बीएड डीएड संघ जैसे आपके समुदाय ने बनाया है, आप जानते होंगे, और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और उन्हें अधिकार मिल गया भाई, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला बना दिया गया। ठीक, अगला संचरण या घूमने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आप कहीं भी घूम सकते हैं। आप बिलासपुर के रतनपुर में महामाया मंदिर जा सकते हैं, खूंटा घाट जलाशय जा सकते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट जा सकते हैं, और सही वाला शिमला, कुल्लू, मनाली, ऊटी सभी जगह जाके घूम सकते हैं। ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं पर भी आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। हाँ, आगे बताऊंगा, निर्बंधन भी है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है निवास करने और बसने का अधिकार। जैसे माधव कोरिया से आया है लेकिन अभी बिलासपुर में रह रहा है, ठीक, आगे चल के वो अपना घर भी यहीं पर बसा सकता है, ये उसका क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया, अप्रभावी कर दिया। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, जैसे आप गुपचुप का दुकान लगा सकते हैं कहीं पर भी, जहां पे लगाया जाना चाहिए। गुपचुप का दुकान लगा लो, कोई बिजनेस चालू कर दो, पान का दुकान लगा दो, कोई बड़ा बिजनेस चालू कर दो, ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार। आप व्यवसाय चुन सकते हो, आप शिक्षक बनना चाहते हो इसलिए आपने तैयारी करने के लिए इस क्षेत्र को चुना है। ठीक है, आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र को चुन सकते हो, आप डॉक्टर वाला क्षेत्र को चुन सकते हो, आप किसान बन सकते हो, आप मजदूर भी बन सकते हो। ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। अगर छीनने की कोशिश करेगा तो आप कहाँ जा सकते हो, न्यायालय। ठीक है, न्यायालय छीनने वाले को या कानून बनाने वाले को फटकार लगाएगी, इसलिए मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, वाद योग्य। क्लियर है? अब देखिए, आप जो चाहे वो बोल सकते हो, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचे, इसको कहा जाता है निर्बंधन। आप जो चाहे वो बोलो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को क्षति पहुंचे, जिससे न्यायालय की अवमानना हो। आप न्यायालय की आलोचना नहीं कर सकते। क्लियर है? आप सम्मेलन कर सकते हो लेकिन भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता के खिलाफ सम्मेलन नहीं कर सकते। आप जो संघ बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन वही भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता के खिलाफ संघ नहीं बना सकते। आप घूम फिर सकते हो लेकिन इस पर भी निर्बंधन या प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। अनुसूचित क्षेत्रों में जाने से आपको रोका जा सकता है, आपको निवास करने और बसने के अधिकार से भी वंचित किया जा सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने और वहां बसने से आपको रोका जा सकता है। आपको व्यापार और व्यवसाय करने से भी रोका जा सकता है यदि आप पात्र ना हो, आप में एलिजिबिलिटी ना हो, साधारण जनता के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है, जैसे माधव भाई बोलेगा कि मैं मुर्गी कटिंग वाला बिजनेस करूंगा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन रोक लगा देंगे, 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती के दिन रोक लगा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? गणेश चतुर्थी के आसपास रोक लगा देंगे, तो मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए इतना पर्याप्त है, ये नोट कर लिया सबने। अब एग्जाम में क्या प्रश्न पूछेगा भाई, निम्नलिखित स्वतंत्रता के अधिकार को क्रम में जमाइए। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, बोलना है, फिर सम्मेलन, फिर संघ बनाना है, संचरण करना है यानी कि घूमने जाना है संघ बनाने के बाद, फिर जहां घूमने जाए वहीं निवास कर लिया, उसके बाद संपत्ति खरीद लिया, तुरंत व्यापार व्यवसाय चालू कर दिया। ऐसा लिंक करके याद कर सकते हो। ठीक,
चलो बोलो, सबसे पहले बोलना है, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने के बाद सम्मेलन करना है, सम्मेलन करके संघ बना लो, संघ बना के एक साथ घूमने जाओ, घूमने जहां गए वहां निवास कर लो, वहीं संपत्ति कर और वहीं पर बिजनेस चालू कर दो। आ रहा है समझ में? फिर से बोलो सीक्वेंस में। वहां के एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, सम्मेलन से संघ बनाओगे, घूमने जाओगे, निवास करोगे, संपत्ति खरीदोगे, व्यापार व्यवसाय चालू कर दोगे। समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 20, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 20 में लिखा है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। हेडिंग दीजिए। अनुच्छेद 20 में क्या लिखा है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अब 20(1), 20(2), 20(3) ये तीनों अनुच्छेदों को पढ़ना है। 20(1) में लिखा है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। ठीक, पहला बस हेडिंग देंगे आप लोग। 20(1) मैं लिखाऊंगा बोलकर। 20(2) में लिखा है दोहरी क्षति नहीं। 20(2) में क्या लिखा है? दोहरी क्षति नहीं। और 20(3) में लिखा है स्व अभिशंसन नहीं। 20(3) में क्या लिखा है? स्व अभिशंसन नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। ठीक, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे हमारे भाई माधव ने क्लासरूम में बैठकर यहीं पे, आज कितनी तारीख है? 27 अगस्त। ठीक, यहीं पे सिगरेट पी लिया, स्मोक कर दिया, ड्रिंक कर लिया। 27 अगस्त 2025 को किया। किसने किया? हमारे भाई माधव ने किया। ठीक, फिर हमने कुछ समय बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, या 1 महीने बाद, या 1 आध महीने बाद हमने कानून बनाया कि जो भी विद्यार्थी उड़ान आईएएस एकेडमी के क्लासरूम में या संस्थान में कहीं पर भी स्मोक करेगा, ड्रिंक करेगा, उसे 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। काम कब किया है? 27 अगस्त 2025। कानून हमने कब बनाया? 27 सितंबर 2025। तो उससे जुर्माना लिया जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उस समय तो वो अपराध नहीं था। समझ में आ रहा है ना? मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले किए गए किसी कार्य के लिए, पहले किए गए किसी कार्य के लिए जो आज अपराध है उस समय नहीं था, इस आधार पर उसे दंड नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है भाई माधव? इसको बोलते हैं कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। अगला है दोहरी क्षति नहीं। दोहरी क्षति नहीं, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक, जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी की, न्यायालय ने सजा सुना दी, ठीक, उसने सजा काट भी ली, उसके बाद बाहर निकलेगा तो न्यायालय फिर से नहीं बोलेगा अरे अंदर जा रहे, 2 महीना भर गिरे, 1 महीना भर हो जा, ऐसा नहीं बोल सकता। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, एक अपराध के लिए केवल एक बार ही दंडित किया जाएगा। मान लो एक वो चोरी करी था, फिर वो जेल भेजी, लेकिन एक अपराध के लिए केवल एक ही बार ही दंडित किया जाएगा। क्लियर है सबको? अगला है स्व अभिशंसन नहीं। इसका मतलब है खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, ठीक है, पुलिस को लग रहा है कि इस व्यक्ति ने चोरी की, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो उल्टा लटका डंडे से पड़ापड़ नहीं मारेगा कि चल कबूल तुमने चोरी की है। खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब मार खाने से बचने के लिए पुलिस के सामने क्या करना है? हाँ बोल देना है, और न्यायालय में जब ले जाया जाएगा तो नहीं बोल देना है, क्योंकि न्यायालय के सामने जो होगा, जो आप बोलोगे उसको माना जाएगा, पुलिस के सामने जो बोलोगे उसको नहीं माना जाएगा। वो मूवी में गलत दिखाते हैं, ऐसा उल्टा लटका थोड़ी मारेंगे भाई, नहीं ऐसा नहीं होता है। अनुच्छेद नंबर 21 हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। पुलिस हमारे विरुद्ध क्रूर नहीं हो सकती, पुलिस हमें टॉर्चर नहीं कर सकती। ठीक है, पुलिस का काम है केवल गिरफ्तार करके ले जाना और न्यायालय में पेश करना, फिर न्यायालय सजा सुनाएगी। पुलिस का काम केवल गिरफ्तार करना है, सजा सुनाना का काम किसका है? समझ में आ रहा है सबको? हाँ,
हाँ, अरे वो तो बात अलग है ना, वो अलग चीज है। ठीक है, अब इसी के अंदर आपने सुना होगा नार्को टेस्ट, सुने हो क्या? नार्को टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, नशीला पदार्थ खिलाकर उससे सच उगलवाया जाता है। नशीला पदार्थ खिलाकर उससे सच उगलवाया जाता है, उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? नार्को टेस्ट। ठीक, तो इसकी अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाती, इसकी अनुमति के लिए एकदम पक्का सबूत होना चाहिए, और इसके लिए न्यायालय की अनुमति बहुत ही जरूरी है। बिना न्यायालय की अनुमति के नार्को टेस्ट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपने दृश्यम मूवी देखा होगा, उसमें गाय तोंडे बोलता है, किससे? तब्बू जो पुलिस रहती है, इसका नार्को टेस्ट कराते हैं अजय देवगन उसके पूरे परिवार का। तो तब्बू बोलती है ना तो हमारे पास सबूत है, न मजिस्ट्रेट हमें इसकी अनुमति देगा। समझ में आ रहा है? दूसरा, न्यायालय इसलिए भी अनुमति नहीं देता क्योंकि इससे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की संभावना रहती है। ठीक है, कैसे? जैसे नार्को टेस्ट कर रहे हैं, व्यक्ति से कुछ सवाल पूछ रहे हैं और पर्सनल सवाल पूछ दिया तो वो तो सही सही बता देगा ना भाई, पूछ देगा किसके साथ अफेयर चल रहा है, नाम बता देगा, गृहस्थ जीवन खराब हो जाएगा। कितने लोगों के साथ चल रहा है, 3 बोल देगा तो और गृहस्थ जीवन खराब हो जाएगा। कौन कौन नाम बता दे, कहां कहां रहती है, ये गृहस्थ जीवन खराब हो जाएगा। तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन, अनुच्छेद नंबर 21 में हम पढ़ेंगे निजता का अधिकार। तो निजता के अधिकार का उल्लंघन होने की संभावना रहती है, इसलिए नार्को टेस्ट की अनुमति नहीं दी जाती। समझ में आ रहा है? और अगर अनुमति चाहिए तो पहले सबूत इकट्ठा करो, उसके बाद न्यायालय से परमिशन लो। क्लियर है भाई माधव? नार्को टेस्ट कराना पड़ेगा आपका। है? ठीक है, नशीला पदार्थ भी होता है, मशीन भी आ गया है भाई आजकल। ठीक है, चलो लिखो इसको, हेडिंग देंगे कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। इसमें लिखेंगे पहले किए गए किसी कार्य के लिए, पहले किए गए किसी कार्य के लिए, पहले किए गए किसी कार्य के लिए जो उस समय अपराध नहीं था किंतु आज अपराध के रूप में है, पहले किए गए किसी कार्य के लिए जो उस समय अपराध के रूप में नहीं था आज अपराध के रूप में है, इस आधार पर उसे दंडित नहीं किया जाएगा। इस आधार पर उसे दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक, अगला लिखे दोहरी क्षति नहीं। दोहरी क्षति नहीं, इसमें लिखे एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। अगला 20(3) स्व अभिशंसन नहीं होगा। स्व अभिशंसन नहीं होगा, इसमें लिखें स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हो गया नोट सबका? बस, तो ये हो गया अनुच्छेद नंबर 20। आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 21, हेडिंग देंगे अनुच्छेद 21। ठीक है, इसमें लिखा है किसी भी व्यक्ति को, आप लोग भी लिखेंगे साथ साथ,
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक। अनुच्छेद 21 हमें जीने का भी अधिकार देता है, जीने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। हो गया नोट सबका? चलिए ध्यान से सुने, इसमें क्या लिखा है। अनुच्छेद नंबर 21 किसके लिए है? व्यक्ति का मतलब क्या है? भारतीय के साथ साथ गैर भारतीय, विदेशी के लिए। ठीक। भारतीय या विदेशी को, ठीक है, किसके अनुसार? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, इसके अलावा कोई अन्य तरीके से नहीं। ठीक है। व्यक्ति को उसके प्राण से, उसके जीवन से और देह की स्वतंत्रता या जीवन की स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किसके अनुसार? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। किसी व्यक्ति ने मान लो चोरी कर ली, तो जो नियम कानून में लिखा है उसी के अनुसार उसके प्राण से या उसके देह की स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। किसी व्यक्ति ने मान लो किसी की हत्या कर दी, तो उसे सजा कैसा मिलेगा? उसके देह की स्वतंत्रता से या प्राण से कैसे वंचित किया जा सकेगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। विधि मतलब नियम कानून। विधि कौन बनाता है? विधायिका। केंद्र में क्या बोलते हैं? संसद। और राज्य में? ठीक। तो संसद ने जो नियम कानून बनाया है उसी के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण से, उसके जीवन की स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। अब आगे इसमें बहुत सारे केस न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिसमें एक केस है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। इस मामले में न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना है। जीवन का अर्थ क्या है? केवल जीवित रहना। ठीक है। आप जीवित हो, यही आपका जीवन है। आप कैसे भी जीवित रहो। आपको भूख लग रही है, आप खाना भी नहीं खा पा रहे हो, तो वो भी क्या है? आपका जीवन हो। जीवित रहना जरूरी है। आपको प्यास लग रही है, आप पानी नहीं पी पा रहे हो, आप गर्मी में बैठे हुए, मच्छरों के साथ बैठे हुए हो, गंदगी में बैठे हुए हो, तो जीवित तो हो। तो जीवित रहना ही क्या है? जीवन है। कौन बोल रहा है? न्यायालय। कौन से मामले में? ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में। फिर आगे चलकर एक और केस आया जिसका नाम है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। कौन सा केस आया? मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। ठीक। इस मामले में न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीना ही जीवन है। गरिमापूर्ण तरीके से जीवित रहना ही, गरिमापूर्ण जीवन जीना ही क्या है? जीवन है। अब गरिमापूर्ण जीवन जीने का मतलब क्या है? अगर हमें भूख लगी तो हमें भोजन मिलना चाहिए, यानी कि भोजन पाने का अधिकार क्या है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अगर प्यास लगी तो पानी पी लेना हमारा गरिमापूर्ण जीवन जीना है। ठीक। गर्मी लगी या लाइट की आवश्यकता हुई तो लाइट और फैन, बिजली हमारे पास होनी चाहिए, यह गरिमापूर्ण जीवन जीना है। ठीक। हमारे घर के आसपास उद्योग या कारखाने स्थापित नहीं किया जा सकते, क्योंकि हमें स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है। स्वच्छ वातावरण में रहना ही क्या है? गरिमापूर्ण
जीवन जीना है। हमें निजता का अधिकार है। निजता मतलब राइट टू प्राइवेसी। जैसे माधव ने अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा रखा है ताकि उसके साथ हुई चैटिंग को कोई पढ़ ना सके। अगर किसी ने पढ़ लिया या उसका फोटो किसी ने देख लिया तो वो आंख कैसे मिलाएगा हमसे, फदित्ता जैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीना है। आप गाड़ी चला रहे हैं रोड में, अगर गिर जाते हैं उसके बाद क्या सोचेंगे, कोई उठाए ना उठाए ये नहीं सोचेंगे, किसी ने देख तो नहीं लिया, ऐसा ऐसा देखेंगे। जैसे जमीन में गिर गए, कोई देख तो नहीं ली, ऐसा ऐसा देखेंगे, मेरी बेइज्जती हो गई रे भाई करके, देखते हैं ना। ठीक है, तो गरिमापूर्ण जीवन जीना क्या है, चिकित्सा सहायता दिए जाने का अधिकार आपका गरिमापूर्ण जीवन जीना है। पुलिस आपके विरुद्ध क्रूर नहीं हो सकती, पुलिस आपको टॉर्चर नहीं कर सकती। आपको आजीविका पाने का अधिकार है, रोजगार पाने का अधिकार, आपको विदेश यात्रा का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 21 के तहत विदेश यात्रा का अधिकार भी क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। कौन से केस में, मेनका गांधी के केस में। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं ये किसने कहा है, न्यायालय ने कहा है, न्यायालय ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मेनका गांधी कोई महिला है, भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला सुना दिया, हाँ भाई कि तुम्हें विदेश यात्रा का अधिकार है, तुम विदेश जा सकते हो। भारत के राज्य क्षेत्र में घूमना है तो अनुच्छेद नंबर 19(1)(घ), और बाहर घूमना है, बाहर जाना, इलाज करने जाना है, घूमने जाना है तो अनुच्छेद नंबर 21। वैसे ही अनुच्छेद नंबर 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में शामिल है एकांतता का अधिकार। एकांतता का अधिकार, लिव मी अलोन, लिव मी अलोन। जैसे मान लो हमारे भाई माधव बहुत परेशान है, किसी से बात नहीं करना चाहते तो क्या कहेंगे, लिव मी अलोन, लिव मी अलोन। उसके बाद अपने गांव में एक तालाब है जहां पे पीपल का वृक्ष और चौरा बना हुआ है, आराम से बैठेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये भी क्या है, उसका मौलिक अधिकार है। समझ में आ रहा है माधव। ठीक है, तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में न्यायालय ने क्या क्या बोला भाई, उन सभी बातों को हम लिख लेते हैं। ठीक है, या गरिमापूर्ण जीवन जीने के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहला है स्वच्छ वातावरण में रहना, आपका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद नंबर 21 के तहत, स्वच्छ वातावरण में रहना। ठीक है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आपका मौलिक अधिकार। ये यूपीएससी में पूछा था कि निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार, तो अनुच्छेद नंबर 21। एकांतता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, भोजन, पानी, बिजली, नींद लेना, ये सभी आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक, पुलिस आपके विरुद्ध क्रूर नहीं हो सकती, टॉर्चर नहीं कर सकती। ठीक है, आपको आजीविका का अधिकार है, रोजगार पाने का अधिकार है, आपको चिकित्सा सहायता का अधिकार है। ठीक, आपको विदेश यात्रा का अधिकार है। ठीक, तो ये सभी बातें गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, सबसे पहले एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य के केस में न्यायालय ने क्या बोला कि जीवन जीना ही, जीवित रहना ही जीवन है, कैसे भी जियो। आपको खाना नहीं मिल रहा है, आप स्वच्छ वातावरण में नहीं रह पा रहे हो, चिकित्सा सहायता नहीं मिल रही है, आपके पास रोजगार नहीं है, लेकिन जी तो रहे हो ना, तो जीवित रहना ही क्या है, जीवन है। कौन बोल रहा है, न्यायालय। लेकिन आगे चलकर मेनका गांधी के मामले में न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि केवल जीवित रहना ही जीवन नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीना ही जीवन है। तो गरिमापूर्ण जीवन कैसे जियोगे, भूख लगेगी तो भोजन कर लोगे, प्यास लगेगी तो पानी पी लोगे, आवश्यकता अनुसार बिजली का प्रयोग कर सकोगे, अगर राइट टू प्राइवेसी का अधिकार मिला हुआ है तो उसका प्रयोग कर सकोगे, एकांतता का अधिकार है आपके पास, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, पुलिस क्रूरता के विरुद्ध अधिकार है, ठीक, विदेश यात्रा का अधिकार है, रोजगार पाए जाने का अधिकार है, चिकित्सा सहायता का अधिकार है। तो ये सभी अधिकार किसमें आता है, अनुच्छेद नंबर 21 में, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत। क्या लिखा है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, यानी कि आप ऐसी चीजों को डिस्क्लोज नहीं करेंगे जो आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। ठीक है, जैसे आप उसको अगर डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे तो मत करो, ये आपका मौलिक अधिकार। किसी को बताना नहीं है कि मेरी ये है, यहां रहती है, उसका ये नाम है, ये आपका मौलिक अधिकार है।
उसे आप छुपा के रख सकते हो। पता चल गया फदिता असर नहीं लागी, बेइज्जती असर नहीं लागी, अरे पता चल गया भाई ऐसा कर, तो उसे आप छुपा के रख सकते हो। यही है निजता का अधिकार। ठीक। चैटिंग को पर्सनल रखना, ऐसा नहीं कि आपकी चैटिंग किसी के साथ हुई तो उस चैटिंग का स्क्रीनशॉट लेके किसी को भेज दिया। समझ में आ रहा है? तो ये मौलिक अधिकार का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। तो ऐसा नहीं करना है भाई कभी भी। जो चीजें भेजी जा सकती है उसको भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नहीं भेजी जानी चाहिए कि उसने मुझे प्रपोज किया है देखो, चैटिंग के स्क्रीनशॉट लेके दे दिया किसी और को, ऐसा नहीं करना। ये हो जाएगा मौलिक अधिकार का उल्लंघन। समझ में आ रहा है सबको? नोट करो जो कहते हो गया नोट? बड़ी जल्दी नोट कर डरे। अच्छा चलो ठीक, ठीक है आगे देखते हैं। अब इसी मामले में न्यायालय में और भी केस दर्ज किए गए। ठीक है, जैसे मैंने आपको अनुच्छेद 19 में क्या बताया, बोलने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, साथ साथ मुंह फुलाना भी आपका मौलिक अधिकार है, चुप रहना भी आपका मौलिक अधिकार है। ठीक, अब यहां पर भी प्रश्न उठता है कि अगर जीने का अधिकार मूल अधिकार है तो क्या मरने का अधिकार मूल अधिकार है? ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले न्यायालय में निर्णय आया, कौन सा केस आया, पी रथिनाम बनाम भारत सरकार। पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994। इस केस में न्यायालय ने आत्महत्या को मूल अधिकार स्वीकार किया। आत्महत्या मूल अधिकार हो सकता है कौन से केस में, पी रत्नाम बनाम भारत संघ 1994 के मामले में। ठीक, फिर आगे चलकर एक और केस आया जिसका नाम है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996। इस मामले में न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि आत्महत्या मूल अधिकार नहीं हो सकती, आत्महत्या को मूल अधिकार के रूप में अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक, फिर आगे चलकर और केस दर्ज किए गए इस मामले में, इस संबंध में, अरुणा रामचंद्र बनाम अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ। अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011। इसमें न्यायालय ने बोला कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, पैसिव यूथनेशिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। अब निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है, आपको यदि मरने का मन हो, ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, आप मृत्यु के निकट होने चाहिए, यानी कि आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, दर्द से कराह रहा है, आपकी उम्र हो गई है, जब तक वेंटिलेटर में है तब तक जीवित है, वेंटिलेटर से जैसे ही हटाया आपकी मौत हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मतलब मृत्यु के निकट व्यक्ति को इलाज देना बंद करना। मृत्यु के निकट व्यक्ति को इलाज देना बंद करना क्या कहलाता है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक होता है सक्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु में क्या करेगा, अगर आपको मरने का मन है तो सक्रिय इच्छा मृत्यु के लिए अप्लाई कर दो, आपके शरीर में जहरीला इंजेक्शन डाल दिया जाएगा, जिसकी अनुमति भारत देश में नहीं है। लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति भारत देश में दी जा सकती है। ये किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कौन से मामले में कहा, अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ के मामले में 2011 में। समझ में आ रहा है सबको? तो सबसे पहले क्या बोल दिया कि आत्महत्या मूल अधिकार हो सकता है, फिर आगे चलकर बोला आत्महत्या मूल अधिकार नहीं होगा, अगर आत्महत्या का प्रयास करते पाए गए तो 1 साल जेल की सजा। आत्महत्या का प्रयास दंडनीय अपराध है। ठीक, फिर आगे चलकर अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ के मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। तो नीचे लाइन से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में 2 लाइन लिख लेंगे यहां तक नोट करने के बाद। ठीक है, यहां तक नोट हो गया क्या सबका? नोट करो। आज आपका पहला दिन है मैडम, रोज आते हैं? कौन गांव से आए हो आप? जगदलपुर से? जगदलपुर से आओ, अरे बाप रे, बस्तर क्षेत्र की। और कौन कौन है, बस्तर संभाग के हैं कोई? आप भी बस्तर संभाग, कहाँ के, कौन से जिले के हो? हैं, कांकेर जिले के हो? कांकेर में कहाँ से?
जी, तहसील कौन सा है? पखानजोर। ठीक। अब जगदलपुर से आ गए, डर नहीं लगा? बहुत बढ़िया। ठीक। इन लोग सोच रहे हैं क्या सर, बच्चे थोड़े हैं जो डर लगेगा। बस में बैठना है, बिलासपुर सीधा उतरना है, राजधानी बस से आना है। राजधानी बस चलती है, ठीक है, शाम को 8 बजे वाले बस में बैठ जाओ और सुबह 10-11 बजे तक पहुंच जाओ। डायरेक्ट बस है। उसी बस में आते हो? हैं? गुप्ता भी चलता है। ठीक। तो ये नोट कर लिया सबने? ठीक। पीर एथिनाम बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने आत्महत्या को मूल अधिकार स्वीकार किया। जीने के साथ साथ मरने का अधिकार भी आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। फिर आगे चलकर ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायालय ने आत्महत्या को मूल अधिकार के रूप में अस्वीकार कर दिया। ये एक दंडनीय अपराध बन गया। प्रयास करते पाए जाने पर 1 साल जेल की सजा, कारावास की सजा। ठीक। अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ के मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है, ऐसा फैसला सुनाया गया। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मतलब मृत्यु के निकट व्यक्ति को इलाज देना बंद करना। क्या होता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मतलब? मृत्यु के निकट व्यक्ति को इलाज देना बंद करना। वेंटिलेटर जानते हो ना, जब तक वेंटिलेटर में है तब तक व्यक्ति जीवित है, हटा दोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति अगर मिल जाएगी तो उसको ऐसे हटा देंगे। या ऐसा आपने सुना होगा कि जब तक गोली पानी चल रहा है तब तक जीवित है, गोली पानी बंद तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसा किया जा सकता है, समझ में आ रहा है? चलो लिख लो, 2 लाइन लिखो इसमें। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में नीचे लाइन से लिखेंगे, मृत्यु के निकट व्यक्ति को इलाज देना बंद करना। मृत्यु के निकट व्यक्ति को इलाज देना बंद करना क्या कहलाता है? ठीक। मृत्यु के निकट व्यक्ति को इलाज देना बंद करना, बस। और सक्रिय इच्छा मृत्यु याद रखेंगे। सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है? अगर किसी व्यक्ति को मरने का मन हो, अप्लाई करो तो उनके शरीर में क्या डालेगा? जहरीला इंजेक्शन डाल दिया जाएगा। यही है सक्रिय इच्छा मृत्यु, एक्टिव यूथनेशिया, और इसको बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। समझ में आ रहा है सबको? तो क्या समझ में आया अनुच्छेद 21 में कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसे सजा कैसे मिलेगी? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। ठीक है। तो मेनका गांधी के मामले में न्यायालय ने उसमें एक लाइन जोड़ दिया जिसका नाम है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक होता है यथा उचित, यथोचित विधि प्रक्रिया। यथोचित विधि प्रक्रिया। ठीक। तो ये जो शब्द है, ये जो लाइन है, ये कब आया? मेनका गांधी मामले के बाद इसको जोड़ा गया। ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि कौन बनाता है? केंद्र में संसद बनाती है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जब मैं बोल रहा हूं तो अभी सर्वोच्च कौन है? इससे क्या समझ में आता है कि संसद सर्वोच्च है। ठीक है। यथा उचित विधि प्रक्रिया, जहां तक उचित हो ऐसी विधि से व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। और ये बोलने वाला कौन रहेगा? सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय। तो अगर यथोचित विधि प्रक्रिया बोलता हूं तो किसकी सर्वोच्चता सिद्ध होती है? न्यायालय की सर्वोच्चता सिद्ध होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि विधायिका कानून बनाती है, लेकिन वो कानून यदि संविधान के विपरीत हो तो उसे न्यायपालिका क्या कर सकती है? निरस्त कर सकती है। ठीक। तो न्यायपालिका क्या करेगी? अगर संसद कोई ऐसा विधि संसद ने बनाया है जो संविधान के विपरीत है या व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका क्या करेगी? बोलेगी यथा उचित विधि प्रक्रिया, मतलब जहां तक उचित हो, जैसा उचित हो उसी के अनुसार विधि बनाकर व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करो। तो अगर ऐसा बोलेंगे तो कौन सर्वोच्च है? न्यायालय। ये बोल रहा हूं तो कौन सर्वोच्च है? तो 1978 के मामले के बाद ये लाइन अस्तित्व में आया, यथा उचित विधि प्रक्रिया। मतलब किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, लेकिन उचित भी होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? और वो बोलने वाला कौन है? न्यायालय। इसलिए कौन सर्वोच्च हो जाता है? न्यायालय। बस ये दोनों में यही अंतर है, अपने कॉपी में लिख लो इसको।
ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैंने जितना पढ़ाया अनुच्छेद 21 में, ये सब पीएससी यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इतना टफ आपके शिक्षक भर्ती के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है भाई। माधव, शांतिपूर्वक कर सकते हो, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का अधिकार है, ठीक है। लेकिन जैसे भारत बंद, छत्तीसगढ़ बंद, बस्तर बंद बोलते हैं ना, उसका अधिकार नहीं है आपको, क्योंकि आप भारत बंद करोगे तो बहुत सारी दुकानें बंद हो जाएगी, तो आपके भारत बंद करने से अन्य लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? भारत बंद कर दोगे, छत्तीसगढ़ बंद कर दोगे, सब दुकानें बंद, यातायात बंद, अब मुझे कहीं जाना है तो गाड़ी नहीं है जाने के लिए, जाने नहीं दे रहे हो, ये तो मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया ना। तो आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हो, इसका अधिकार मौलिक अधिकार माना जा सकता है। होता है, वो तो होते रहता है, होते रहता है भारत देश में, ठीक है, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद नंबर 19 के तहत झंडा फहराने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, विज्ञापन करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का अधिकार आपका मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 19 में बहुत सारे पॉइंट्स न्यायालय ने समय समय पे शामिल किया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। क्लियर है सबको? तो ये अनुच्छेद 21 हमने कंप्लीट कर लिया। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ भाई, हाँ, पूरा कंप्लीटली अनुच्छेद 21, ठीक, पूरा बताऊंगा अभी। हाँ, इधर मैडम कोई डाउट है आपको? इधर बस्तरिया मैडम, पखांजूर वाला भाई, अच्छा लगा मुझे कि कोई बस्तर से आया है, इतने दूर से तैयारी करने के लिए कोई बिलासपुर में आया है, ठीक है। चलिए क्विक रिवीजन। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है? वाक स्वातंत्र का अधिकार। सीक्वेंस में बोलिए। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन सम्मेलन या जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, जुलूस निकालते हैं ना, अभी गणेश पक्ष आ गया, जुलूस चलेगा, ठीक है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण का अधिकार, निवास करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। लेकिन संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अप्रभावी हो गया, हटा दिया गया, वो मौलिक अधिकार नहीं है। एग्जाम में आ चुका है ना, अभी आया था डीएलएड 2025 में कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? उत्तर है 44वां। अगला, व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता, ठीक। अगला, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं का मतलब क्या है? पहले किए गए किसी कार्य के लिए जो उस समय अपराध नहीं था, आज अपराध है, इस आधार पर उसे दंडित, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाए, ठीक। अनुच्छेद नंबर 21 किसके लिए? व्यक्ति, यानी कि भारतीय के साथ साथ विदेशी के लिए। किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है, उसके देह या जीवन की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। कैसे? जैसे विधि में लिखा है, जैसे नियम कानून में लिखा है। लेकिन और क्या लाइन ऐड किया गया? यथोचित विधि प्रक्रिया, यानी कि वो उचित भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? उचित भी होना चाहिए, और उचित भी होना चाहिए बोलने वाला कौन होगा? न्यायालय होगा। उचित, यथा उचित विधि प्रक्रिया बोलने वाला कौन होगा? न्यायालय। तो न्यायालय बोलेगा, यानी कि न्यायालय सर्वोच्च है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि किसने बनाया? संसद ने बनाया, तो संसद सर्वोच्च है, ठीक। तो इस मामले में बहुत सारे केस दर्ज किए गए न्यायालय में, जिसमें पहला है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। जीवन का अर्थ क्या है? केवल जीवित रहना। कैसे भी जीवित रहो, मच्छरों के साथ जीवित रहो, वही जीवित रहना है। खाना नहीं खा पा रहे हो, भूख में तड़प रहे हो, वही भीख मांग रहे हो, ये भी क्या है? जीवन है। कौन से केस में बोल रहे हैं? ठीक। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने बोला कि केवल जीवित रहना ही जीवन नहीं है, बल्कि पूरे मान सम्मान के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीना ही जीवन है। तो इसमें न्यायालय ने अलग अलग समय में इन पॉइंट्स को शामिल किया, जैसे स्वच्छ वातावरण में रहना आपका मौलिक अधिकार है, आपके घर के आसपास उद्योग कारखाने स्थापित नहीं किए जा सकेंगे, पटाखे फोड़ने से आप मना कर सकते हो, ठीक है, प्रदूषण फैलाने से मना कर सकते हो, राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार, अकेले रहने का अधिकार, भोजन पानी बिजली नींद, पुलिस आपको टॉर्चर नहीं कर सकती, यातना नहीं दे सकती, आजीविका या रोजगार पाने का अधिकार, चिकित्सा सहायता का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में घूमना है तो 19 से घ, और विदेश में घूमना है इलाज करवाने जाना है तो 21, ठीक।
पीरथ नाम बनाम भारत संघ के केस में न्यायालय ने बोला कि आत्महत्या क्या हो सकता है। ठीक, आत्महत्या का मतलब क्या होता है? अपना जीवन समाप्त करना, अपना जीवन समाप्त करना। ठीक, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य केस में आत्महत्या मूल अधिकार अस्वीकृत कर दिया। अरुणा रामचंद्र बनाम भारत संघ के मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मतलब मृत्यु का निकट व्यक्ति, मृत्यु के निकट व्यक्ति को इलाज देना बंद करना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलने से कौन सर्वोच्च है? संसद। यथा उचित विधि प्रक्रिया बोलने से सर्वोच्च कौन है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक, और कोई डाउट? ऑनलाइन कैंडिडेट्स कमेंट कर सकते हैं। अंजना ओम कश्यप, कोई डाउट है मैडम आपको? इधर शिव की अंगी शिवांगी, हाँ, दोनों में कौन बड़ा है बताइए? संसद ने बनाया कानून, उसको निरस्त करने वाला कौन है? न्यायालय। तो न्यायालय ज्यादा पावरफुल हो जाता है अगर ऐसा मैं बोल रहा हूं तो। ठीक है, लेकिन दोनों में चेक एंड बैलेंस बना हुआ है, इसको शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बोलते हैं। दोनों में बैलेंस बना हुआ है। संसद न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग शब्द का प्रयोग वैसे किया नहीं गया है, हटा सकती है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। संसद न्यायाधीशों को हटा सकती है और न्यायाधीश संसद द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को निरस्त कर सकती है, यानी कि ये इस पर भारी है और ये भी इस पर हावी है। आगे हम पढ़ेंगे न्यायालय वाले चैप्टर में। समझ में आ रहा है सबको? इधर रिया जी और रिया की सहेली अंजना जी, कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन कैंडिडेट्स कमेंट करके बता सकते हैं। नो सर। ठीक, थैंक यू। तो आज के लिए इतना काफी है। एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। भगवान गणेश जी आप सभी की मनोकामना पूरी करें और लड्डू अपने हिस्से का आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा बांट दें। क्या कह रहे हैं मैडम आप? हैं? बात करना पड़ेगा। सभी लोगों को पूरी एनर्जी के साथ क्लास अटेंड करनी है, अलाल नहीं बैठना है कभी भी। ठीक है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और जीवन में जो भी दुख दर्द मिले उस पर झंडू बाम लगाते रहना है। सीरियस लोग होते हैं अस्पताल में, आप लोगों को पूरी एनर्जी के साथ बैठना है, कॉपी कंप्लीट करनी है, क्लास नोट्स को बार बार रिवीजन करना है, अगर एक्स्ट्रा कुछ कर सको तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना है। घटना चक्र आता है संविधान का, इंडियन जीएस के, सारे इंडियन जीएस के घटना चक्र आते हैं, तो घटना चक्र आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, या फिर क्लास नोट्स को बार बार रिवीजन करो, टेस्ट पेपर में दूंगा बीच बीच में। ठीक है, टेस्ट कभी भी हो सकता है बिना बताया होगा, तो रोज का रोज आप रिवीजन करते रहें। ठीक है।